languages, 26 states, 1200 plus reporters, 6 और मेरे साथ बात करने के लिए इस समय केंद्रीय रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लाइव और एक्सक्लूसिव हैं। पीयूष गोयल जी, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि कल पूरी रात आप सो नहीं पाए, जरा देश की जनता को विस्तार से बताइए कि कल रात केंद्रीय मंत्री सो क्यों नहीं पाए, क्योंकि कल रात मैं आपके ट्वीट्स देख रहा था लगातार, एक के बाद एक 12 ट्वीट, क्या कारण था? पूरे इस कोविड की लड़ाई के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश की है राज्यों की मदद करना, राज्यों को सहयोग देना, राज्यों की ज़रूरतों पे चिंता करना और एक प्रकार से बड़ा अच्छा समन्वय राज्य सरकारों और केंद्रों के बीच में लगातार रहा है। उसी कड़ी में रेलवे ने भी पूरी तरीके से हर राज्य को सहयोग दिया। जिस राज्य को जितनी ट्रेन जब लगी दी, जितने राज्य की क्षमता थी उसके हिसाब से राज्य ट्रेन ले पाए, अरेंजमेंट कर पाए। कल दोपहर को मुझे और खास तौर पे महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी थी कि मैं स्वयं वहां के अधिकारियों के साथ 24 घंटों लगातार संपर्क में था। कोई उन्हें चिंता, कोई तकलीफ आती थी तो सीधा मुझे फोन करते थे और मैं रिजॉल्व करता था। कभी मुख्यमंत्रियों को फोन कर रहा हूं, कभी चीफ सेक्रेटरीज को, समस्याओं को हल करने के लिए, लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए। कल एक बेबुनियाद आरोप लगाने का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने टेलीविजन पे एकदम ही मराठी में उन्होंने बोला बेबुनियाद कि आरोप लगाया हम कि 85 हमें तो माइग्रेंट्स की बड़ी चिंता, हमें 80 ट्रेनें चाहिए, ये 35-40 ट्रेनें दे रहे हैं। उन्होंने मराठी में ये बोला। अमित जी उन्होंने कोशिश महासंकट के दौर में अमित जी उन्होंने ये कोशिश की बताने की कि बड़ी चिंता कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों की, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी लिस्टें तैयार है उनके पास, और वो 80 ट्रेन मांगते हैं तो 30-40 मिलती है। जबकि असलियत यह है कि कल से पहले 65 बार 65 ट्रेन जो हम लगाते थे स्टेशनों पे, उनके रिक्वेस्ट पे वो पैसेंजर्स नहीं ला पाते थे और हमें कैंसिल करनी पड़ती थी। इतनी झरमरा गई है पूरी व्यवस्था, पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व महाराष्ट्र का। वहां के प्रवासी मजदूरों की हालत इतनी खराब हो गई है कि कई लोगों को तो चल के जाना पड़ता है, जिसको देख के ऐसी परिस्थिति में एक मिनट आमिष जी, ऐसी परिस्थिति में ऐसा बेबुनियाद जब उन्होंने वक्तव्य दिया तो मुझे लगा देश के समक्ष सच्चाई जानने की आवश्यकता है। मैंने करीब 7-7:15 बजे 125 ट्रेनें देश भर से मूव करनी शुरू कर दी और उनको कहा कि आपके पास तो लिस्टें रेडी है, आपने टीवी पे कहा हम तो रोज मांग रहे हैं, मिल नहीं रही है, तो आप दे दो 125 ट्रेनों की लिस्ट, पूरा बैकलॉग हम एक दिन में आपको पूरा कर देंगे। 7:15 बजे से हर घंटे मैं पूछता रहा कि वो लिस्टें क्या है। मेरे अधिकारी तो 5 बजे से मांग रहे थे कि डिटेल्स दो, हमें अगले दिन की तैयारी करनी है, और ये सिलसिला 12:30 बजे तक चलता रहा। 12:30 बजे तक कोई उनके यहां से पैसेंजर की डिटेल्स नहीं, कहां से ट्रेन चलनी है, कहां पहुंचनी है। उसके बाद जाके भी 46 ट्रेन 46 सिर्फ वो दे पाए, उसमें 5 पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की थी, जहां पे साइक्लोन के कारण भेज नहीं पा रहे, वैसे भी पश्चिम बंगाल ट्रेनें नहीं ले रहे। तो पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार कल बेनकाब हुई है, और आज भी अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि आप डिटेल्स दो तो हम कल की तैयारी कर सकें। अभी भी वो जितनी ट्रेनें मांगे हम कल उतनी ट्रेनें महाराष्ट्र में देने को तैयार हैं। कि जितनी ट्रेनें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मांगेंगे, सेना, एनसीपी, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार मांगेगी, वो ट्रेनें आप दे देंगे। लेकिन एक सवाल है कि आपके तो पुराने मित्र रहे हैं उद्धव ठाकरे, यानी अलायंस पार्टनर रहे हैं, तो एक मोबाइल नंबर आप घुमा लेते उद्धव ठाकरे का और बोल देते कि भाई आप ट्रेनें भेज दो। आपने ट्वीट कर दिया तो इसलिए वो ज्यादा नाराज हो गए। आज उनके संजय राउत कह रहे हैं कि आप हमसे ट्रेनों की आज लिस्ट मांग रहे हो, जब आपने उधमपुर से नागपुर ट्रेन चलाई थी तब तो कोई लिस्ट नहीं मांगी थी 14 मई को।
मैं समझता हूं वो भी उन्होंने एकदम बेबुनियाद बात कही है। हर एक ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रही है। कुछ कंजेशन के कारण कुछ ट्रेनों को डाइवर्टेड रूट से लेकर जाना पड़ा और इसका हमने खुलासा चेयरमैन रेलवे बोर्ड द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं ही किया था। तो मैं समझता हूं हमारा एकदम खुला काम है, खुली तरीके से हमने देश के समक्ष बातें रखी हैं। सबको बिहार और उत्तर प्रदेश जाना है। बिहार उत्तर प्रदेश में लोगों को उतरना, मेडिकल टेस्ट होना, क्वारंटाइन होने में समय लगता है। इतनी बड़ी संख्या में 1.5-2 लाख यूपी, 1.5 लाख बिहार रोज पहुंच रहे हैं। वो दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का कलेजा इतना बड़ा है, उनका दिल इतना साफ है कि महाराज योगी आदित्यनाथ जी या नीतीश कुमार जी ने कोई एक व्यक्ति को आने से नहीं रोका। लेकिन ममता बनर्जी अपने लोगों को लाने नहीं दे रही है। केरल के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री और मुझे चिट्ठी लिख दी, इतनी लंबी लिस्ट बना दी कि ये करो, तब तक कोई ट्रेन आने नहीं देंगे कि कल भी मुंबई की ट्रेन को कैंसिल होना पड़ा क्योंकि केरल सरकार ने चलने नहीं दिया। तो पहली बात तो केरल, पश्चिम बंगाल, इन सबको जवाब देना पड़ेगा वो क्यों नहीं ले रहे हैं ट्रेन। तो जब हमने आप मूलतः पीयूष गोयल आप तरीके से कह रहे हैं कि सहयोग विपक्ष के लोग हंगामा ज्यादा काट रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा देख रहे हैं, असल में मजदूरों की वो चिंता नहीं कर रहे। ये आपका आरोप है कि फोटो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बसें चलाने की बात करती है उत्तर प्रदेश में 1000, लेकिन असल में कोई काम नहीं करना चाह रहा। समस्या ये है क्योंकि आमिर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश हम सबको है, हमने देश की सेवा करनी है, हमने 24 घंटे तट पर रहना है, जितना ज्यादा काम कर सकते हैं हमारे भाई बहनों के लिए करना है और हम उसमें जुटे हुए हैं। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसी की टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का हम संवाद करके या कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते। मैं समझता हूं जो प्रदेश अपने लोगों की चिंता नहीं कर सकता वो क्या प्रदेश चलाएगा और क्या प्रदेश में नेतृत्व देगा। और मुझे तो बड़ा चिंता है कि मैं खुद मुंबई से आता हूं, महाराष्ट्र वासी हूं, और मुझे वहां की स्थिति आज की देख के दिन रात जो टीवी पे देखता हूं मुझे बहुत चिंता हो रही है। आपको संजय राउत ने आगाह भी कर दिया कि पीयूष गोयल जी इस पर आप राजनीति मत करिए, आप खुद महाराष्ट्र राज्यसभा सांसद हैं। ये संजय राउत ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। तो मैं कभी संजय राउत जी के वोटों पे ना चुन के आया हूं, ना उम्मीद करता हूं भविष्य में कभी चुन के आने की जरूरत पड़ेगी। और संजय राउत जी अपना प्रदेश संभाल लें, मेरा महाराष्ट्र संभाल दें, मेरे मुंबई के लोगों के स्वास्थ्य को संभाल दें, तो बड़ी कृपा होगी। शिवसेना कह रही है कि एकदम पीयूष गोयल जी ने 7:15 बजे फरमान जारी कर दिया कि लिस्ट लेके आइए, लेकिन इतनी जल्दी तो लिस्ट नहीं तैयार हो पाती। पर अमित जी वो तो खुद कह रहे हैं, उन्होंने दोपहर को कहा हमारी सब लिस्टें तैयार हैं। आप ढूंढ लीजिए, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग आप चला लीजिए। जी मैंने देखा, मराठी में सुना मैंने। हमारे पास लिस्टें तैयार हैं और उनके अरविंद सावंत माननीय सांसद ने हर एक टीवी में जाके बोला हम तो 200 लिस्टें दे चुके हैं। तो बताएं वो 200 लिस्टें कहां हैं। कल 46 आई थी, 5 वेस्ट बंगाल उड़ीसा की चल नहीं पाई, 41 आज चल जाएंगी। अभी भी दे देना, अगर 200 लिस्टें तैयार हैं तो भेज दें। इसमें वाद विवाद क्या करना, सिर्फ लिस्टें भेजने की कृपा करते हैं हमारे ऊपर। पर वाद हम विवाद कैसे प्लान करें? सरकार में भी हो गया है, हवा में तो नहीं प्लान हो सकती है। एनसीपी कह रही है कि आपका मंत्रालय, प्रफुल्ल पटेल ने बोला कि रेलवे मंत्रालय बढ़िया काम कर रहा है, उन पर भी बड़ा प्रेशर है, ये समझना चाहिए। वाद विवाद तो हो गया है, मैं रियल स्टोरी समझना चाह रहा हूं। पीयूष गोयल, हुआ क्या है? एनसीपी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, जो प्रफुल्ल पटेल की बाइट है। एज ए जर्नलिस्ट जैसे हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। जी मैं समझता हूं कि शायद एनसीपी को इसलिए भी पूरी जानकारी है क्योंकि लगातार इस पीरियड में माननीय शरद राव के साथ मेरा संपर्क बना रहा। मैं लगातार उनके संपर्क में रहा, जब जब उन्होंने समस्या कुछ बताई उसको हल किया। मुझे भी कब समस्या होती थी तो मैं शरद राव की हेल्प लेता था। और माननीय शरद राव इतने वरिष्ठ नेता हैं, समझदारी से काम करते थे। एक दिन पश्चिम बंगाल के लोग बांद्रा आ गए, आपको याद होगा, महाराष्ट्र सरकार तो संभाल नहीं पाई, रेलवे ने तुरंत ट्रेन अरेंज की, लेकिन पश्चिम बंगाल लेने को तैयार नहीं थी। मैंने माननीय शरद राव से रिक्वेस्ट की कि भाई आप पश्चिम बंगाल सीएम से बात करो, तो तब उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया। तो मैं समझता हूं ऐसे मिलजुल के ही काम होता है, सरकारें चलती हैं आप कह रहे और मिलजुल के समस्याएं हल होती हैं।
पीयूष जी, आप कह रहे हैं शरद राव पवार साहब संपर्क रख रहे हैं लेकिन उद्धव ठाकरे संपर्क नहीं रख रहे। मुझे एक भी बार आज तक फोन नहीं आया। उल्टे हम बार हम सामने से वहां के नोडल ऑफिसर को, वहां के चीफ सेक्रेटरी को हम फोन कर करके बोल रहे हैं भाई और ट्रेनें ले लो। इस समय जब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के दहीसर में भी कई सारे श्रमिक इकट्ठा हुए हैं घर जाने के लिए, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। जो विजुअल्स हमने देखे तो यह समस्या बड़ी है। पीयूष गोयल साहब, निदान क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र आपका अपना प्रदेश है, आपका अपना गृह प्रदेश है, जहां से आप आते हैं, काम करते हैं वहां पर। ऐसे में समस्या का निदान क्या है? अगर सीएम लिस्ट नहीं उपलब्ध करा पा रहा, वहां के श्रमिकों को नहीं यहां पर ले पा रहा, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है और इस समय जिस तरह का वाद विवाद बढ़ गया है, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो अरविंद सावंत हो, चाहे वो सेना के बड़े नेता हो, चाहे छोटे नेता हो, तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है अमित जी, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। वास्तु स्थिति ऐसी है कि 3050 गाड़ियां निकल चुकी हैं अलग अलग जगह से देश में। हमें किधर कोई तकलीफ नहीं आई, गाड़ियां समय समय पे जा रही हैं, कोई तकलीफ नहीं आई जी। इस सब के बावजूद, उस सब के बावजूद स्थिति ऐसी बनी हुई है कि महाराष्ट्र लिस्टें नहीं दे तो मैं ट्रेन चला नहीं सकता हूं। आखिर एक प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश्ड है, जिस स्थान पे उनको जाना है उसके स्टॉपेजेस हमें निर्धारित करने पड़ते हैं, ट्रेन का टाइम टेबल बनता है, उसका रूट बनता है। स्थान पे जाने के बाद रिसीविंग स्टेट को उनकी मेडिकल चेकिंग करनी पड़ती है, क्वारंटाइन की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। वो उनको कुछ आर्थिक सहायता कई राज्य देते हैं, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आर्थिक सहायता देते हैं, उनको किट देते हैं सामान का, खाने पीने के सामान का, तेल का। अब वो सब के लिए उनको लिस्ट चाहिए, नहीं तो क्वारंटाइन कैसे करेंगे, मेडिकल टेस्ट कैसे करेंगे, बस कैसे अरेंज करेंगे उनको अपने अपने गांव पहुंचाने का। अब ये तो बड़ी व्यवहारिक बात है। मैं समझता हूं अभी भी कोई वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसमें और सिर्फ हमें लिस्टें मिल जाए, के निशाने पर है, चाहे चाहिए ट्रेन देने के लिए तैयार है। इस समय आप समूचे विपक्ष के निशाने पे हैं, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो। सोनिया गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने बोला कि संघीय ढांचे को बर्बाद कर दिया है इस मोदी सरकार ने, हमने इसे संजो के रखा। लगता है उन्होंने अपने राज्यों से भी बात करनी चाहिए थोड़ा बहुत, कितना ज्यादा सहायता और सहयोग केंद्र सरकार सभी राज्यों को दे रही है। मैंने कल परसों भी किसी को ये बात बताई थी कि शायद उनका पकड़ अपने खुद के राज्यों पे ही खत्म हो गई है। उन्होंने तो पत्र लिखा था कि एडवर्टाइजमेंट बंद करने चाहिए सरकारों को। उनके खुद के ही मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो हमें क्या सिखा रही है? अटैक हो रहा है, योगी आदित्यनाथ पे भी अटैक हो रहा है, तो ये खत्म कैसी होगी? अब तो बीजेपी के लोग भी बोलेंगे फिर। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबके कंधे बड़े चौड़े हो गए हैं। ऐसे अटैक्स को हम बहुत आसानी से झेल लेते हैं। जी, आप सामना ने जो योगी आदित्यनाथ के बारे में लिखा, हिटलर जैसी बात, व्हाट इज योर रिएक्शन टू इट? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करना। पहले भी करते थे, हमने कई बार इसको नजरअंदाज किया, हमने फिर भी अपनी मित्रता कायम रखी, पर शायद एक मोड़ ऐसा आया कि वो बहुत ही ज्यादा हो गया था और आगे साथ काम करना संभव नहीं था। डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी पे, उनके लोगों के प्रति जो फीलिंग्स थी, जो सद्भावना थी, उसके कारण शिवसेना के भी माननीय सांसद और माननीय आमदार चुन के आए। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पीयूष गोयल, क्या सेना के साथ कुछ महाराज योगी, एक मिनट, लेकिन महाराज योगी आदित्यनाथ जी को कोई सामना का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उनका पूरे देश में जो लोकप्रियता है, पूरे देश में जिस प्रकार से लोगों ने उनके काम की सराहना की है, जिस प्रकार से हम केंद्र में बैठे हुए देख रहे हैं कि 22, 23, 24 करोड़ लोगों का इतना बड़ा प्रदेश इतनी अच्छी तरीके से महाराज जी संभाल रहे हैं, मैं समझता हूं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही के रूप में योगी आदित्यनाथ जी बहुत बेहतर काम। जी, क्या महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ रिकंसाइल हो सकता है?
आमेश जी, अभी तो हम कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कहाँ जी राजनीति को बार बार जोड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पीयूष गोयल, एक्सक्लूसिव फॉर न्यूज 18 नेटवर्क। थैंक यू सो मच पीयूष गोयल, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, थैंक यू सो मच।